बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था वेक्टर्स। और आज हम लोग इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक हो गया। अब इससे पहले आप लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, हेड टू टेल रूल को डिस्कस किया, वो तमाम की तमाम चीजें आप लोग जूनियर क्लासेस के अंदर डिस्कस करते आए हैं। ठीक है। अब वेक्टर से रिलेटेड चूंकि हम लोग हमेशा से एक चीज देखते आए हैं कि जब दो स्केलर क्वांटिटीज आती हैं जैसे कि मैथ है, ठीक है, अब हम लोग लिखते थे कि जी 8 kg मल्टीप्लाई 3 kg, तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाता था 24 kg। ठीक हो गया। हम नॉर्मली इनकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे। ठीक है। अब हम लोग ये चीज जब स्केलर्स के लिए कर सकते थे तो फिर क्वेश्चन राइज होता था कि हम वेक्टर्स के साथ क्या करते हैं। जब दो वेक्टर्स आपस में लेट सपोज कहीं पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं और उसके लिए हम लोगों को किस तरह उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो बच्चों, आज के टॉपिक के अंदर हम लोग जो है तो ये तमाम की तमाम चीजें डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा बच्चों, देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, ये दो टाइप का है। प्रोडक्ट जो है ये दो टाइप का है। एक को हम नाम देते हैं स्केलर और एक को हम नाम देते हैं वेक्टर। ये दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसको दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी दिया जाता है और इसको दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट दिया जाता है। ठीक हो गया। अब वन बाय वन हम लोग जो है तो एक वीडियो हमारी फुल डिटेल स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के ऊपर होगी और एक वीडियो हमारी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होगी। ठीक हो गया। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बच्चों, जब हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे मेरे पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, तो जब इनका रिजल्ट जो है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अगर एक वेक्टर ए मल्टीप्लाई हो रहा हो बी वेक्टर के साथ और इसका जो प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, इसका आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। ये आपको जस्ट आइडिया हो कि एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और डॉट प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। तो अभी हम लोग वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट से। आज की जो वीडियो होगी वो हमारी टोटली रिलेट करेगी स्केलर प्रोडक्ट से और इसके अंदर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और फिर उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास लेट सपोज एक वेक्टर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी दूसरे वेक्टर के साथ और उसका जो आंसर हो वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को बच्चों हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक डॉट के जरिए होती है, इसकी वजह से हम इसको दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट का भी देते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक्चुअल में क्या होगा कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेक्टर बी के साथ और इसका जो आंसर आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो मेरे पास फोर्स, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहां पे मैं डॉट लगा देता हूं, ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आता है, वर्क। अब देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट उसका आंसर क्या आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी जो कि वर्क है। इसी तरह अगर आप एक और प्रोडक्ट देखें तो हम फोर्स को जब मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी के साथ तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है पावर। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है ना कि पावर इक्वल्स टू एफ डॉट वी। तो अब इसमें देखें, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है हमारे पास, पावर, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, इसको हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब इसका जो जनरल फार्मूला लिखा जाता है उसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला लिखने का तरीका ये है कि जनरल फार्मूला, अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखना चाहूं तो मेरे पास यू बन जाता है कि हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इक्वल होगा किस चीज के, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट पैरेलल कंपोनेंट ऑफ, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। ये आपने याद रखना है। अब ये कहानी क्यों आई, अब इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ना मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक। अब मेरे पास इन दोनों के दरमियान एक एंगल एक्सटेंड हो रहा है, ये एक एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें अब एक एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जब एंगल आ गया है तो अब एंगल पे कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी। तो अब यहां से आप देखें कि मेरे पास ये जो वेक्टर बी है इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर आपको कंप्लीट डिस्कशन दी थी, इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन की थी। अब इसको हम लोग इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो हम यहां से वेक्टर बी के हेड से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए के ऊपर यहां पे आके स्पॉट होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन बन गया है, जिसको अभी मैं ब्लैक से कलर कर देता हूं, ये वाला पोर्शन, अब ये बी का कंपोनेंट बन गया है ऑन ए। अब इस बी के दो कंपोनेंट बन गए, ए के एंगल के सामने वाला कंपोनेंट जो है तो बी का साइन थीटा बन जाएगा और ये वाला कंपोनेंट बी का कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा एक चीज का ख्याल रखना होता है कि इसमें जब हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तो वो दोनों पैरेलल हैं फिर तो ठीक है, बट अगर वो दोनों पैरेलल नहीं है, अगर वो दोनों किसी एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें उनकी कंपोनेंट्स, एक वेक्टर जो कि एंगल के ऊपर एक्सटेंड हुआ पड़ा है उसका कंपोनेंट हमारे पास यूज होगा। कौन सा कंपोनेंट, वो वाला कंपोनेंट जो कि इस वेक्टर ए के पैरेलल होगा। मतलब इसमें अब इसके दो कंपोनेंट है, एक ये हमारे पास कौन सा y कंपोनेंट जो कि वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेना, हमने पैरेलल वाला कंपोनेंट यहाँ पे कंसीडर करना होता है, ठीक हो गया। इसलिए मैंने इसका जो फार्मूला लिखा, मैंने लिखा कि a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर टू ए, मतलब पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर टू ए वेक्टर, ठीक हो गया। ए के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो अब हम इसको अगर लिखें तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो आप देखें जरा, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ जाएगा, वो ए ही आ जाएगा, और बी का जो पैरेलल कंपोनेंट है दैट इज बी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा। सही हो गया। अब देखिए हमारे पास ये एक फाइनल फॉर्म बन जाती है डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने की, जिसमें हमारे पास एंगल जो यूज होता है वो हमेशा कॉस थीटा यूज होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन करूं तो देखें, लेट्स सपोज मेरे पास, जैसे हम लोग वर्क की एग्जांपल लिखते हैं तो वर्क को हम कैसे लिखते हैं, वर्क को हम लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये एफ डी कॉस थीटा क्यों लिखते हैं, हम साइन थीटा क्यों नहीं लिखते, तो बच्चों देखें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, मैं थोड़ा सा इसको यूं ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है,
ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स ने डिस्प्लेस होना है किस डायरेक्शन में, आपने रस्सी से बॉक्स को बांधा और उसको खींच रहे हो, तो जब आप बॉक्स को खींचो तो मतलब बॉक्स इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लीनियर मोशन करेगा, तो बॉक्स ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है वो इस डायरेक्शन में करनी है। अब यहां पे देखें तो मेरे पास एक एंगल एक्सटेंड हो रहा है, एंगल थीटा, मतलब फोर्स जो है वो इस बॉक्स के ऊपर एक एंगल के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लूं यहां से यूं, तो अब देखिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा नीचे की तरफ। अब ये फोर्स जो है अपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया, थीटा के सामने वाला एंगल जो है तो इसका एफ साइन थीटा आ जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट इसका यहां से यहां तक का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और ये तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया, ठीक है। अब देखें मेरे पास एग्जाम्पल के जरिए समझे और कॉमन सेंस के जरिए समझाता हूं। चले, अगर आप इसको इस कंसेप्ट में कंफ्यूजन आ रही है तो अब यहां पे आपको समझ आएगी। ये बॉक्स जो है ये लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इस बॉक्स को लीनियर मोशन करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? क्या मैं वाई एक्सिस के अक्रॉस अपवर्ड फोर्स लगाऊं तो बॉक्स आगे जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गए हैं, तो बॉक्स तो ऐसे नहीं मूव कर सकता, फॉरवर्ड तो नहीं मूव करेगा। जब आप अपवर्ड फोर्स लगाओगे तो बॉक्स तो ऊपर की तरफ आएगा ना। तो अगर मैं यहां पे अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स लगाऊं इस तरफ, तो बॉक्स के आगे की तरफ जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि बॉक्स की मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो मतलब कि फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये रिस्पॉन्सिबल है कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर द मोशन ऑफ द बॉक्स, ठीक है, कि बॉक्स क्या करे? डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क इक्वल्स टू फोर्स का कॉस कंपोनेंट, तो यहां पे कॉस थीटा और साथ में डिस्प्लेसमेंट, एक आ गई डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क आपके पास प्रूव हो गया एफ डी कॉस थीटा के इक्वल। तो मतलब कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम लोग हमेशा वो कंपोनेंट यूज करते हैं बच्चों जो कि पैरेलल हो दूसरे वेक्टर के। एक वेक्टर अगर किसी एंगल पे एक्सटेंड हो रहा है तो उसके दो एंगल कंपोनेंट बनेंगे, तो हम लोग अब स्केलर क्वांटिटी के अंदर कौन सा कंपोनेंट उस वेक्टर का कंसीडर करेंगे? वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल होगा पहले वेक्टर के, ठीक हो गया। तो यहां से हमारे पास एक फाइनल फॉर्म बनती है जो कि ए बी कॉस थीटा, ये जनरल फार्मूला आ गया। इसी तरह अब आप वर्क के लिए अगर देखो तो वर्क इज एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो हमारे पास वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक वेक्टर और साथ में दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि पहले वेक्टर के पैरेलल हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट अक्सर आता है जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन, जिसका नाम है प्रोजेक्शन। उसके ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। प्रोजेक्शन एक्चुअल में बच्चों क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन ये कहते हैं शैडो को। किसको? शैडो, मतलब किसी भी चीज का शैडो, ठीक है। अब जैसे कि मैं सिंपल यहां पे इसके ऊपर लाइट फॉल करना शुरू कर दूं, ठीक है, या संभल मैं आपको एक एग्जांपल, मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कोई रॉड पड़ा है लाइक इस तरह एक एंगल के ऊपर, ठीक है, इसने एक एंगल थीटा एक्सटेंड किया हुआ है इस सरफेस के साथ, और मैंने इसके ऊपर लाइट फॉल करना शुरू कर दी। अब जब हम इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो क्या होगा? इस रॉड का इस लिमिट तक यहां से लेके यहां तक एक शैडो बनेगा ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कि प्रोजेक्शन ऑफ रॉड ऑन द सरफेस, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब यहां पे देखें तो हमारे पास ये बी जो है, बी का एक्स कंपोनेंट जो है तो वो यहां पे इस ए वेक्टर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये हमें साथ में ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है इस बॉक्स को कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये आपस में इंगेज हो गए हैं, तो बॉक्स को मूवमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है तो रीजन क्या है? फोर्स। बट फोर्स का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? उसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और मतलब कि यहां से अगर आप वेक्टर की फॉर्म में या फोर्स की फॉर्म में देखें तो अब इस फोर्स ने एक्चुअल में क्या किया? यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर।
तो अब ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये हमारे पास कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से देखें तो ये बी कॉस थीटा है, ये एक्चुअल में क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है। अगर आप ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंपली यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है नीचे यहां की तरफ, ठीक है। अब ये देखें, ये ठीक। अब एंगल थीटा ये बन रहा है, सामने वाला ए साइन थीटा बन जाएगा और ये बन जाएगा ए कॉस थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस आ गया है अब यहां से यहां तक, ये अब ये जो है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये एग्जांपल्स और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के दौरान ही मैं आपको ये यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, साथ में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट की समझ आई होगी कि वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग कॉस थीटा क्यों लेते हैं, ठीक है, कि क्योंकि हमारे पास हम लोग, अब देखें अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ए को क्यों एक्सटेंड किया, बी को क्यों एक्सटेंड किया, ए को कर लेते। लेट्स सपोज कि मैंने ए को वेक्टर्स में क्या कर दिया, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो बी के ऊपर अब ए का भी क्या आ रहा है, कॉस थीटा का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक हो गया। तो यहां से भी आपके पास जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। वो अभी हम लोग आगे इसकी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। अच्छा जी, अब हमारे पास पहला पॉइंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बच्चों याद रखें वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, ये इसको क्या करता है, ओबे करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इनसे जो आंसर आएगा वो हमेशा ए बी कॉस थीटा ही आएगा। मतलब कि आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, 2 × 3 इक्वल होनी चाहिए 3 × 2, दोनों से आंसर 6 ही आएगा, ठीक हो गया। क्या आप 2 3 6 3 2 6, तो ये चीज ये भी ओबे करती है। कैसे, अब जरा देखिए, मैं एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है। मैं वेक्टर बी को ब्लू से ड्रॉ कर देता हूं, एक वेक्टर बी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं पहले ए डॉट बी करता हूं, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी से क्या होगा, बी को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे उसके कंपोनेंट्स में, ठीक हो गया। तो ये अब बी का क्या बन गया, पैरेलल कंपोनेंट टू द ए वेक्टर, तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा, ये बन जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास यहां से क्या आएगा, ए इंटू बी कॉस थीटा, और यहां से आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरी तरफ वेक्टर बी है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लेते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, अब हम लोगों ने ए से प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है बी के ऊपर, ठीक हो गया। अब मैंने ए से प्रोजेक्शन बी के ऊपर ड्रॉ की, ठीक, ये एंगल यहां पे बन रहा है, तो ये हमारे पास ए का एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और ये ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो ये बेस कंपोनेंट बन जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, बी इंटू ए कॉस थीटा। तो अब आप इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करो, तो जो कि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर भी आपको पास ए बी कॉस थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक हो गया। तो मतलब कि आप ए डॉट
ए का प्रोजेक्शन बी पे ड्रा करो या बी का प्रोजेक्शन ए पे ड्रा करो, आंसर दोनों से क्या आना है, सेम ही आना है, विच इज ए बी कॉस थीटा। यहां से हमें पता चला कि पहला पॉइंट कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, ओबे करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अब मैं मिटा देता हूं। अच्छा अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास ए वेक्टर पैरेलल हो बी वेक्टर के, ए वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो बी वेक्टर के, ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो ए बी आएगा। ए वेक्टर जब पैरेलल हो बी वेक्टर के तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड मतलब मैक्सिमम आंसर हमें मिलेगा। अब देखिए जरा, अब हम लोग जरा इस चीज को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास देखो बच्चों क्या है, ए बी सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा होता है। अब पैरेलल होने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब को दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं बच्चों तो उनके दरमियान का जो एंगल होता है दैट इज 0 डिग्री। तो अब आप यहां पे 0 डिग्री पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, ए बी कॉस 0 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां से आ जाएगा ए बी इंटू 1 और यहां से आ जाएगा ए बी। मतलब जब आपके पास दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड का जो उनका रिजल्ट होगा वो उनका हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। अब वर्क की ही एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो वर्क जब आप बॉक्स को एक एंगल के ऊपर, जैसे मैंने रॉड से बांधा और उसको एक एंगल के ऊपर खींच रहा हूं तो वो बॉक्स मैक्सिमम वर्क नहीं करेगा। अगर मैं इस एंगल को डिक्रीज करके उसको नीचे से हाथ डाल के यूं खींचता हूं तो फिर वो बॉक्स क्या करेगा, अपना मैक्सिमम वर्क कवर करेगा। ठीक हो गया। तो ये चीज हमारे पास क्या है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के, तो फिर आंसर क्या होगा, तो बच्चों फिर आंसर 0 होगा। मतलब कि मेरे पास वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो आप सिंपली अब देख लो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। थीटा जो है मेरे पास 90 डिग्री है और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री इक्वल होता है 0 के। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी कॉस 90 डिग्री एंड ए बी इंटू 0 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक हो गया। इसीलिए वर्क की एग्जांपल में हम लोग हमेशा एक बात करते थे कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने एक चेयर उठाई, अब उसने चेयर उठा के एक पॉइंट से वो उसको उठा के दूसरे पॉइंट तक ले गया, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते थे कि उस ऑब्जेक्ट का वर्क 0 होता था। अब उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि वर्क हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब मैंने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई हुई है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है यूं, तो अब फोर्स का कंपोनेंट वेक्टर ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ये आ गया, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जिसकी वजह से इनके दरमियान का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा और 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 0 होता है तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो भी इसका क्या होगा, 0 होगा। पॉइंट समझ आई। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम देखें कि लेट सपोज मेरे पास सिमिलर एंगल वेक्टर्स आपस में जब मल्टीप्लाई हो, वेक्टर ए मल्टीप्लाई हो वेक्टर ए से, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, तो बच्चों ये ए स्क्वायर बनेगा, उस वेक्टर का स्क्वायर बन जाएगा। अगर बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो बी वेक्टर से तो उसका भी
स्क्वायर ही आएगा। मतलब क्यों, मेरे पास वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी भी इसी दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो मतलब इनके दरमियान का जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी, यहाँ पे बी तो नहीं है सॉरी ए ही है, तो ए का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे ए का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो ए इंटू 1, तो ए मल्टीप्लाई होके ए का स्क्वायर। तो मतलब कि जब दो सिमिलर वेक्टर्स आपस में जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो उनका रिजल्ट हमेशा उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक हो गया, ये इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अच्छा, उसके बाद अगर आपको क्या फाइंड करना पड़े, एंगल फाइंड करना पड़ जाए, ठीक है। अब लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि मुझे एंगल फाइंड करके दो, अब आपने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो बच्चों, हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, एंगल फाइंड करना है तो सिंपल कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक हो गया। अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो कॉस को उधर ले जाओ, तो आपके पास थीटा क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इनटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। ये मेरे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया टू मेजर द एंगल। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास ये ठीक है, चले इस तरह भी ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और उनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके अगर मुझे एक रिजल्ट निकालना हो या मुझे एंगल मेजर करना हो, तो कंपोनेंट्स पे आने से पहले मैं आप लोगों को इसका यूनिट वेक्टर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं कंपोनेंट से रिलेटेड सारी डिस्कशन यहाँ पे आपके साथ करूंगा। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है ये इस रीजन में कि यूनिट वेक्टर क्या है कि दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग बच्चों यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। अब यूनिट वेक्टर आई, जे और के से रिप्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, के रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस। ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास वेक्टर ए है तो वो अलोंग एक्स डायरेक्शन है, वेक्टर बी है वो अलोंग वाई डायरेक्शन है, और एक वेक्टर सी है जो कि अलोंग जेड डायरेक्शन। तो इसके आगे जो मैं यूनिट वेक्टर लगाऊंगा वो आई आएगा, इसके आगे जो यूनिट वेक्टर लगाऊंगा वो जे आएगा, इसके साथ जो यूनिट वेक्टर लगाऊंगा वो के आएगा। ठीक हो गया। अब यूनिट वेक्टर्स की भी अपनी एक मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आपने वो चीज समझनी है। वो क्या होता है कि हमेशा बच्चों बात याद रखें कि जब भी दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, जैसे आई डॉट आई, मतलब दो वेक्टर्स हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस हैं, मतलब कि एक वेक्टर ए है वो भी आई डायरेक्शन में है और एक वेक्टर बी है वो भी आई डायरेक्शन में है। तो अब आई डॉट आई का मतलब हो गया कि दोनों क्या है, पैरेलल है, और डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। मतलब सिंपल अगर मैं देखूं तो इस वेक्टर का यूनिट आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया 1, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 और आगे आ जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 इंटू और कॉस 0 डिग्री भी 1 होता है, तो ये सारे 1 हो गए, तो यहां से आ जाएगा 1। तो मतलब कि आई डॉट आई हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह आई डॉट आई अगर 1 के इक्वल है तो जे डॉट जे ये भी 1 के इक्वल होगा, और के डॉट के ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं यहां पे लिख देता हूं आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये पैरेलल नहीं है, लेट्स सपोज आई डॉट जे है
तो फिर क्या होगा, तो फिर 0 होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक वेक्टर अलोंग आई डायरेक्शन है और एक वेक्टर अलोंग जे डायरेक्शन है। ठीक हो गया? अब देखिए दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? तो जब परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसी तरह आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के ये भी 0 होगा और के डॉट आई ये भी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक हो गया? इसी तरह अब मैं जे डॉट आई हो या आई डॉट जे हो, बात एक ही है। मतलब इन सब का आपस का जो प्रोडक्ट होगा जब सिमिलर होंगे, मतलब आई आई जे जे के, तब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। और अगर ये आपस में मतलब आई और जे मल्टीप्लाई हो रहा हो, जे और के मल्टीप्लाई हो रहा हो, के और आई मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0। ठीक हो गया? बिकॉज कि हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल एक्सटेंड होता है और यहाँ पे कॉस थीटा की वजह से ये एंगल 0 हो जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब लेट सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपने उनके कंपोनेंट्स के जरिए उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप उस कंपोनेंट के जरिए आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज जरा समझते हैं यहां। ठीक हो गया? अच्छा देखिए, लेट सपोज मेरे पास वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे, ये इसके कंपोनेंट बन गए, डॉट बी ऑफ आई प्लस बी ऑफ जे, ये मेरे पास इसके कंपोनेंट बन गए। अब इनको आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया? अब देखें, आई आई से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, तो ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स आ जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जब आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर आ जाएगा क्योंकि आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है और ए एक्स और बी एक्स। चले इसके आगे एक्स भी लगा दे, आपकी कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं। एक्स आई और यहाँ पे वाई जे। ठीक हो गया? इसी तरह यहाँ पे भी एक्स आई और वाई जे। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखें मैंने क्या किया कि आई और आई जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आई डॉट आई 1 होता है और ए एक्स और बी एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस अब ये ए ऑफ एक्स आई बी ऑफ वाई जे, तो आई जब जे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब इसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे क्योंकि ए एक्स और बी एक्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट आई और जे जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वहां से आंसर 0 आ जाएगा कि आई डॉट जे इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया? इसी तरह अब यहाँ पे ये वाला ए अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जे है, यहाँ पे आई है, तो जब जे और आई आपस में आ गए तो फिर वही बात, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे जे है और यहाँ पे जे है, तो ए ऑफ वाई प्लस बी ऑफ वाई, तो ए ऑफ वाई बी ऑफ वाई आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ वाई बी ऑफ वाई। ये लीजिए, इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन भी की हैं। ठीक है, मैंने कंप्लीट कंसेप्ट आपको डिलीवर किया। मैंने कोशिश की है कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये एक्सप्लेन करूं। हम लोगों ने मेनली इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है, एग्जांपल्स हैं वो देखी, फिर फार्मूला को स्टडी किया कि वो कैसे हमारे पास डिराइव हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने 1 बाय 1 करके स्टडी किया इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब बच्चों मैं आपके साथ एक क्वेश्चन देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, वो भी हम इसमें जरा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक हो गया? अब देखो बच्चों, लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके पास एक वेक्टर ए है जो कि है 2i प्लस 3j। ठीक हो गया? और एक वेक्टर बी है जो कि है क्या, 3i प्लस 4j। ठीक हो गया? ये कंडीशन आ गई है। मुझे कहते हैं कि आप इसका ए डॉट बी फाइंड करके दो मुझे। तो आप इसका ए डॉट बी कैसे फाइंड करोगे? तो सोल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
सिंपल क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j डॉट 3i प्लस 4j। ठीक है, जो कहानी आपने यहां पे अप्लाई की है ना, वही कहानी यहां पे भी अप्लाई होगी। सिंपल क्या होगा, 2i इस 3i से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई 3, और i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, तो इसके साथ हमने बोले 1 लगा दिया, ठीक हो गया, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई 4। अब देखो बच्चों कि i डॉट j, तो ये क्या होता है, 0 होता है, तो यहां पे हम लोग इसके साथ 0 लगा देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस, हाँ, अब अगेन आ जाएगा प्लस 3j और i, तो यहां से आ जाएगा 3 3 आर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 0, क्यों, क्योंकि j डॉट i हमारे पास 0 होता है, और पीछे क्या आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, और j डॉट j, तो ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली टर्म भी 0 है और ये वाली टर्म भी 0 है, क्यों, क्योंकि इसमें 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 3 6, यहां से आ जाएगा 6, और प्लस 3 4 12, तो यहां से 12, तो यहां से 18 आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो a डॉट बी का जो रिजल्ट आया है दैट इज 18 विच इज ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहां पे देखें, आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, किसी भी किस्म का यूनिट वेक्टर आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो जब यूनिट वेक्टर आपको देखने को ना मिले, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं, जिसमें लेट सपोज तीनों आए, आई जे और के तीनों आए, ठीक है। लेट सपोज आपको कहते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है, आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर ए है विच इज आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक हो गया, और बी वेक्टर है विच इज 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, तो इनको लिख लें, आई प्लस 2j प्लस 3k, और यहां पे आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k। अब मैं यहां से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। अब देखें बच्चों, मेरे पास ये i जो है, ये सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j और k के साथ इसको मल्टीप्लाई मत करें। यहां पे तो मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बताए ना। अब शॉर्टकट पे आते हैं, i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई करो, j को सिर्फ j से, k को सिर्फ k से, बस डायरेक्टली काम करो, ठीक हो गया। तो i को जब i से मल्टीप्लाई किया, तो i डॉट i 1 आ गया, और यहाँ पे 1 है, तो 2 1 2, तो यहाँ पे 2, प्लस j को सिर्फ j से, तो j 1 आ जाएगा, 2 1 2, प्लस k डॉट k 1 आ जाएगा, और 3 2 6, तो यहां से आ जाएगा 10, दैट इज योर आंसर। सही हो गया। अच्छा, अब इसमें अक्सर क्वेश्चन इस तरह दे दिया जाता है कि हमारे पास लेट सपोज हमें क्या देते हैं कि आपके पास वेक्टर ए है जो कि है i प्लस 3j, ठीक हो गया, और वेक्टर बी है जो कि है जो कि लेट सपोज 2j प्लस 3k, ठीक हो गया। अब आपको कहते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें, तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा i प्लस 3j। अब देखिए यहां पे k है, यहां पे k नहीं है, तो मतलब कि हम लोग इसमें 0k ऐड कर देंगे, समझ आई। जहां पे k नहीं है तो हमने 0k लगा दिया, वापस वही 0 क्वांटिटी बन जाएगी, डॉट। अब इधर i नहीं है, तो यहाँ पे 0i ऐड कर देंगे, प्लस 2j और प्लस 3k। ये लो जी भाई साहब, हो गया काम। अच्छा, अब सिंपल i को i से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6, j डॉट j 1 आ जाएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0, और तो यहां से आ जाएगा 0,
तो यहां से आपके पास जो आंसर आ गया दैट इज 6 और ये आपका आंसर। तो बच्चों हमारे पास ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये इस तरह से पेपर में भी इससे रिलेटेड इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस ही डिस्कस किए जाते हैं और मेनली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जो ये यूनिट वेक्टर्स है इसको समझना बहुत जरूरी है। क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, अभी डॉट प्रोडक्ट में भी हमने इनको डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है तो समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें, ठीक हो गया। और अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।